यस, स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे we discussed about fundamental quantities, है ना। तो there are two types of quantities. Number one is fundamental quantities. There are number of 7 fundamental quantities: length, time, mass, electric current, intensity of luminous या luminous intensity, और क्या था लास्ट एक, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, एंड टेम्परेचर आल्सो। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी आपके पास में, ठीक है। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुका था, ठीक। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ बोलो। स्टीरेडियन ना, मतलब वो जो सॉलिड एंगल जो आपके पास में बना था, सॉलिड एंगल जो है, माइक बंद करो, है ना। सॉलिड एंगल जो है ना आपका, ये था जैसे मान के चलो एक फुटबॉल होता है ना, एक प्लेन एंगल होता है। तो प्लेन एंगल में तो क्या होता है कि भाई हम ये प्लेन ले लिया, इस प्लेन में क्या करेंगे आप, दो रे हैं आपकी और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या कराएगा आपका एंगल, नॉर्मल एंगल जिसको प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड एंगल में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी एक बॉडी होती है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कल, एक वॉलीबॉल बताया था, है ना। और वॉलीबॉल के ऊपर मान के चलो बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। क्या बने हुए वॉलीबॉल के ऊपर? बहुत से सर्कल बने हुए हैं। अब उन सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी, उस सरकमफेरेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, और सभी पॉइंट्स से क्या होगी, एक एक लाइन क्या करिए आप, कहाँ पर मिलाइए, उस स्फीयर के, उस वॉलीबॉल के किस में मिलाइए, सेंटर पे मिलाइए। तो क्या होगा, एक इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये जैसे चौड़ा भाग है, ये हो गया सर्कल के पूरे पॉइंट्स, मान चलो 5 पॉइंट लिए मैंने सर्कल के, और यहाँ पर सेंटर है, तो क्या होगा, ये इस तरह से क्या करेगा, कन्वर्जेंस करेगा, ये बड़ा छोटा 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 होके ये। तो जैसे ये एंगल बना है, वैसी यहाँ पर ऐसे वाले सरफेस के पूरे पॉइंट से निकलकर किसी पॉइंट पर क्या होगी, जब यहाँ पर ये ऐसी रे बनेगी, मतलब एंगल बनेगा यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। समझ में आया? प्लेन में तो 2 लाइन होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये जितना भी सर्कुलर आपके पास में सरफेस है, उसकी बाउंड्री लाइन से जितनी भी लाइनें निकलेंगी, वो सब लाइनें क्या होगी, किसी न किसी बिंदु पर कभी मिलेंगी। और जब वो ऐसा फोकस करते हुए जब जहाँ पर मिलेगी, तो ये जो जिस जगह पर मिलती है, वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो चारों तरफ से बराबर रहेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, माइक ऑन तो नहीं किसी का, नहीं है ना, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ये होता है, ये प्लेन होता है, प्लेन में रहता है, और ये जो है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी होगी। 3 डायमेंशनल बॉडी का एक स्मॉल सरफेस लेंगे, और उस स्मॉल सरफेस से के सरकमफेरेंस से जितनी भी कहना चाहिए उसकी बाउंड्री लाइन से जितनी भी लाइनें जाएंगी किसी न किसी पॉइंट पर, वो जो लाइनें एंगल बनाएंगी उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कल हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बताना जरा, कौन बोलेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन? हाँ, कोई भी एक बोलो, कोई भी एक बोलो, कोई भी एक बोलो। या यस यस, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ईच अदर, ओके, इस आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड क्वांटिटीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी आप लोग लिख सकते हैं, ओके। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किससे डिराइव का मतलब क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है क्रिएट करना, प्रोड्यूस होना, है ना।
उसको उसका फॉर्मेशन करना। तो ये ऐसी क्वांटिटीज होगी जिनको किससे फॉर्मेशन करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके क्या करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसको उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे। समझ गए? तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएगी आपकी, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएगी। डेफिनेशन क्या होगी, द क्वांटिटीज विच आर क्रिएटेड या विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीड्थ। ठीक है। अब भाई लेंथ क्या है, लेंथ तो ठीक है, लेंथ ही है, लेकिन ब्रीड्थ जो है वो क्या है, वो भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है। तो ये ब्रीड्थ को हम कह सकते हैं भाई, इसको भी मीटर में ही मेजर करोगे ना आप। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड्थ है आपके पास में। तो भाई ब्रीड्थ को क्या करोगे आप, ब्रीड्थ को भी आप क्या करोगे, मीटर में ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जब मीटर में ही मेजर करेंगे तो इसको भी किस क्या है, एक प्रकार की ये भी लेंथ ही है। ठीक है। अब लेंथ, अब आप बताइए कि आपने फंडामेंटल क्वांटिटी को दो बार यूज कर लिया। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, है ना, डिराइव कर लिया। देन एरिया इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। ओके, एरिया क्या कहलाएगी, डिराइव क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि लेंथ है फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपने दो बार फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर लिया है, मतलब को जनरेट कर लिया है, जिसका नाम क्या है, एरिया है। ये एरिया क्या कहलाएगा, एरिया जो है ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, कौन सी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला याद है स्पीड का, कौन बोलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ये स्पीड का फार्मूला। ओके, अब बताइए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं आप लोग, बताओ राजा, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हेलो, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, अरे मीटर में मेजर करते हैं कि नहीं, मीटर में, मीटर मतलब अगर मीटर में आप मेजर कर रहे हैं इसका मतलब वो डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार के लेंथ है ना, है, ये लेंथ है, और टाइम तो टाइम ही है। ओके, तो अब क्या है, ये किसका रेशो है, लेंथ और टाइम का। और लेंथ और टाइम ये दोनों क्या है, दोनों है आपकी कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपने टू फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके एक अदर फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, है ना, उसको प्रोड्यूस कर दिया। देन स्पीड क्या कहलाएगी आपकी, स्पीड जो कहलाएगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ओके, समझ में आ रही बात, आर यू अंडरस्टैंड। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपने टू फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके एक ऐसी तीसरी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दिया, आपने प्रोड्यूस कर दिया, जनरेट कर दिया, क्रिएट कर दिया, डिराइव कर दिया। उस फिजिकल क्वांटिटी को, स्पीड को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो कितनी थी, देयर आर नंबर ऑफ 7। ओके, कितने नंबर है उनके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उनको छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज हैं इस वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटीज, वो सब क्या कहलाएंगे आपके, डिराइव्ड। 7 और वो 2, 7 और 2 9 को छोड़कर जितने भी क्वांटिटीज होंगी वो सब क्या कहलाएगी आपकी, डिराइव क्वांटिटीज कहलाएगी। और वो किससे मिलती है, किससे बनती है, वो सब बनती है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ही बनती है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये दो एग्जांपल, तो एरिया क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी, स्पीड क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएगी। ओके, तो ये हो गया आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब यूनिट भी होती है, जब आपके पास में दो प्रकार की क्या है, क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दो ही प्रकार की क्या होती है, यूनिट्स भी होती हैं इनकी। ठीक है, तो अब यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, टाइप ऑफ यूनिट्स। ये बात समझ में आई क्या, डिराइव्ड, ये इंडिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंट है।
है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगी तब तक इस क्वांटिटी का क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मतलब ये हो गई आपकी कौन सी क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, एंड बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड इनका यूज करके आपने स्पीड बनाया, देन स्पीड इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, आफ्टर देन टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितने प्रकार की होती है, तो यूनिट्स भी आपकी कितने प्रकार की होगी, फिर दो टाइप की होगी, एक फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, अगर इसमें डिफरेंस देखते हैं हम, एक तरफ मैं भी लिखता हूं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, है ना, द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, या विच आर इंडिपेंडेंस टू अदर फिजिकल क्या बोलेंगे उसको, अदर फिजिकल यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो कि अदर फिजिकल यूनिट्स से क्या होगी, फ्री होगी, इंडिपेंडेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। या सेकंड हम बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। किसकी यूनिट लिखेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिससे हम मेजर करते हैं, जिस यूनिट से मेजर करते हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होगी उनको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, और देर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। ओके, तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी आपकी कि द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंस टू ईच अदर या विच आर इंडिपेंडेंस टू एनी फिजिकल यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, या आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड अगर उसको लिखना है तो हम बोलेंगे द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एंड थर्ड इसके बारे में क्या लिखेंगे, देर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आल्सो। ओके, इसके बारे में हुआ। डिराइव्ड के बारे में क्या लिखेंगे, डिराइव्ड में लिखेंगे कि द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि इनको हम इससे डिराइव करेंगे तो बिल्कुल सेम है ये, और क्योंकि ये क्वांटिटीज हैं और इन क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। ओके, इस तरह से होने वाला है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, अब हम फंडामेंटल यूनिट आपके पास में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हम बात कर लेते हैं पहले। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी लेंथ, अब लेंथ को किससे मेजर करोगे आप, मीटर से मेजर करोगे, तो मीटर क्या कहलाएगी आपकी, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। किसकी, लेंथ की। मास की अगर बात करें हम तो मास है फंडामेंटल क्वांटिटी, इस मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम होगी, तो ये किलोग्राम क्या कहलाएगी, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी किसकी, मास की। समझ में आ रही बात, ओके। अब ये हो गया फंडामेंटल यूनिट के बारे में। उसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके बारे में, डिराइव्ड के बारे में, डिराइव्ड यूनिट है ना। डिराइव्ड यूनिट क्या है, मैंने क्या बताया, किससे डिराइव करते हैं इसको, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखे हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड से। तो मीटर पर सेकेंड इज डिराइव्ड यूनिट
स्पीड, एंड स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? मीटर से। टाइम को किससे मेजर करोगे? सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड जो बना वो क्या बना? वो बनी आपकी डिराइव्ड यूनिट। किसकी? किस फिजिकल क्वांटिटी की? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की डिराइव्ड यूनिट बन गई आपकी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप इस तरह से भी लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, इस तरह से होगा। क्लियर हो गया है ना? तो ये हो गया आपके पास में डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आपके पास में हुई, डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके पास में हुई स्पीड, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट हुई वो हुई मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड आपने किसका यूज करके बनाया है? तो आपने मीटर और सेकेंड दो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डिराइव्ड यूनिट का क्या किया? फॉर्मेशन किया है। सो मीटर पर सेकेंड विल बी डिराइव्ड यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, डिफरेंस यदि हम देखें, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो एक तरफ हम फंडामेंटल यूनिट लिख लेते और दूसरी तरफ क्या कर लेते? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है ना, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वही क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। बहुत इजी है। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वही क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट। और इसमें क्या लिखेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है, जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है अपने पास में? स्पीड, उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो वही क्या कहलाएगी? आपकी डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है वही क्या कहलाती है? डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। सेकेंड आपके पास में हो जाएगा कि दे आर इंडिपेंडेंस टू ईच अदर। इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस टू ईच अदर। कौन? फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? इंडिपेंडेंस टू ईच अदर होती है। इंडिपेंडेंस टू ईच अदर। और ये क्या होती है? डिपेंड। किस पर डिपेंड होती है? डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। किस पर डिपेंड है? डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या है? डिपेंड है। क्यों? मीटर और सेकंड नहीं होता तो स्पीड का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी मीटर पर सेकंड नहीं होता तो मीटर और सेकंड नहीं होता तो मीटर पर सेकंड मतलब डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे आप। मतलब ये किस पर डिपेंड कर रही है? डिराइव्ड क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है ना? फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रही है। ओके, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज इक्वल कितनी है? 7 एंड टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। ओके, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। एंड यहां इन 7 और 2 को छोड़कर, हाँ, अनलिमिटेड, जिसको क्या बोलेंगे हम? डेफिनेट नहीं है इनकी संख्या, है ना, अनलिमिटेड है। 7 को छोड़कर जितने भी यूनिट्स हैं वो सब क्या कहलाएंगी आपकी? वो सब क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे, है ना? ओके, तो नॉट डेफिनिट। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सबके? फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में चर्चा हमने कल ही कर चुका था। डिराइव्ड यूनिट जो थी आपके पास में बताया था, हमने बता दिया कि भाई किससे मिलकर बनती है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके क्या करते हैं हम? इसका फॉर्मेशन करते हैं। हमने एक एग्जांपल एरिया का लिया, दूसरा एग्जांपल किसका लिया? स्पीड का लिया। ओके, फिर टाइप ऑफ यूनिट्स के बारे में चर्चा किया। फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स ईच है ना, इंडिपेंडेंस टू ईच अदर होती है। और वो किसको बोलेंगे? जैसे लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट जो होगी वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। मीटर इज फंडामेंटल यूनिट। मास की यूनिट किलोग्राम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास। अब इनका यूज करते हैं ऐसे 7 से आपके पास में 7, उनका यूज करके क्या करेंगे हम? डिराइव्ड यूनिट को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, उनका फॉर्मेशन करेंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने डिस्टेंस और टाइम, जिसको मीटर और सेकंड से अपने
मेजर किया है। मीटर और सेकंड दो फंडामेंटल यूनिट थी, है ना, मीटर और सेकंड दो फंडामेंटल यूनिट थी। उन दो फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके हमने तीसरी एक यूनिट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, जिसको मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स नाम दिया। और ये क्या कहलाएगी, आपकी डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। और इसमें डिफरेंस आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट की जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। डिराइव क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है और ये डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट होती है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट के बगैर आप डिराइव्ड यूनिट नहीं बना सकते। एंड थर्ड इज नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज इक्वल टू 7 एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट एंड नॉट डेफिनिट। इनकी संख्या कैसी, असीमित है ना, क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट है, ठीक है। इस तरह से निश्चित नहीं है इनकी संख्या, इस तरह से हो जाएगा। ओके, यस, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। माइक जब आपको बोलना रहे तब ऑन कर करिए, है ना, या फिर अगर माइक ऑन रखते तो बिल्कुल बीच में बोलना नहीं, ठीक हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। बढ़ूं मैं आगे, आगे बढ़ूं, हेलो, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, ले लो, फट से ले लो। हाँ, कोई बात नहीं, ग्रुप में भेज देंगे ना, जिनने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, जैसे मान लो किसी का नहीं भी लेके, हाँ, जिसका नहीं भी हुआ है वो अपने ग्रुप में, जो अपने ग्रुप बनाए हैं उसमें क्या करेंगे, उसको सेंड कर देना, ठीक है। तो ताकि होता है कई बार कवरेज नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो एक दो चीज़ें चूक जाती है, उसको आप ग्रुप में भेज दोगे तो सबका काम हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कल मैंने वीडियो भेजा था, देखे क्या, देख लिए? वीडियो भेजने की जरूरत है क्या? वीडियो भेजने की जरूरत है क्या, बोला नहीं है ना? हाँ, चलो ठीक है। नहीं, अगर किसी को दिखाना हो, कोई अगर पढ़ना हो तो वीडियो दिखा देना, जैसे आज की बना रहा हूं मैं, आज की वीडियो दिखा देना, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनको क्या डाउट रहता है कि कैसा पढ़ा रहे हैं, तो अपने एक वीडियो दिखा दिए उनको, है ना, तो उनको भी समझ में जाए कि हाँ भाई ऐसा पढ़ा रहे हैं, अगर जमता है तो ठीक, ओके। चलो, अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहले चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की क्या, मात्रकों की क्या गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ऐसे डिफाइंड होनी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। जैसे बोल दिया गया कि भाई 1 मीटर इज इक्वल, ये इतना लेंथ जो होगा ये 1 मीटर होगा, और इस 1 मीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और ईच पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड हुआ ना। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा डाउट है क्या? नहीं है भाई, डाउट नहीं है इसमें कि भाई इतने लेंथ को 1 मीटर बोला जाएगा। उस 1 मीटर को आप क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए पहली चीज। तो फंडामेंट जो यूनिट्स हैं, द यूनिट्स विल बी या शुड बी वेल डिफाइंड। नंबर 2, स्टेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टेबल। स्टेबल होने चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि शुड बी स्टेबल, द यूनिट्स शुड बी स्टेबल। स्टेबल का मतलब आपका यहां पर यह हुआ कि भाई जैसे हमने मीटर बनाया बहुत दिनों से, तो क्या इसको कभी बदला क्या? कभी ऐसा हुआ क्या 1 मीटर इज इक्वल टू हमने 90 सेंटीमीटर कर दिया हो? ऐसा किए कि कभी नहीं किए कि नहीं भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर लेंगे हम, तुम मानते हो 100 तो मानो, है ना, तुम 100 पार्ट्स में बांट रहे हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम तो 90 मान के चलेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। मतलब यूनिट जो होते हैं कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। नंबर 3, एक्सेप्टेबल टू ऑल,
एक्सेप्टेबल टू ऑल। मतलब यूनिट कैसे होनी चाहिए? सर्वमान्य होने चाहिए, सभी लोग उसको माने ऐसी यूनिट होनी चाहिए। जैसे मीटर, दुनिया के सभी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इस यूनिट को क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं कि भाई एक मीटर को किससे मेजर किया जाएगा? तो लेंथ को किससे मेजर किया जाएगा? तो मीटर से ही मेजर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लालबर्रा वाला 1 मीटर बराबर 90 सेंटीमीटर मान रहा है और बालाघाट वाला बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं मानना 1 मीटर बराबर 1 सेंटी है ना 100 सेंटीमीटर, मेरे को तो 90 सेंटीमीटर ही मानना है। या पाकिस्तान वाला अड़ गया, नहीं मेरे यहाँ तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, मेरे यहाँ तो भाई 80 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा, जमता है तो बात करो। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्टेबल टू ऑल, सभी को क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए, है ना। सभी लोग उस यूनिट को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, ये उसका गुण होता है। ठीक है। फिर अब हम बात करें थर्ड, फोर्थ की बात करते हैं। वेल डिफाइंड हो गया, स्टेबल हो गया, एक्सेप्टेबल टू ऑल हो गया। उसके बाद में टाइम एंड प्लेस के साथ, टाइम एंड प्लेस के साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट वेरिएबल या नॉट चेंज। ऐसे नहीं है कि इंडिया में मान के चलो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम ग्राम है, और लंदन में चले गए या यूएसए में चले गए तो वहां पर क्या हो गया? वो मान ही नहीं रहा है ना। टाइम और प्लेस, समय और जगह बदलने पर इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इंडिया में यदि आप 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो यूएसए में भी, फ्रांस में भी, जापान में भी क्या करोगे? आप 100 सेंटीमीटर ही लिखोगे। किसको? 1 मीटर को। ये चेंज नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? ये तो पाकिस्तान बोलेगे नहीं मेरे यहाँ अलग चलेगा, तुम्हारे यहाँ अलग चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, यानी कि टाइम और प्लेस के साथ में क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होने चाहिए। फिर नंबर 5, कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल, कंपेरेबल क्यों? जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये कंपेयर कर रहे हो ना, मीटर और सेंटीमीटर में कंपेरिजन हुआ कि नहीं हुआ? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये कंपेरिजन हुआ कि नहीं हुआ? यानी कैसे होने चाहिए? यूनिट शुड बी कंपेरेबल, कंपेयर करते बनने चाहिए। जैसे हम 1 किलोमीटर लिखते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर क्या लिखते हो? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखते हो। तो आपने किलोमीटर के साथ में मीटर को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया कि भाई 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो ये यूनिट्स जो होने चाहिए इनमें ऐसे गुण होना चाहिए कि इनको कंपेयर किया जा सके, इनको एक दूसरे से क्या किया जा सके? कंपेयर किया जा सके। ठीक है। अच्छा, यूनिट जो है नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, है ना, नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। यानी यूनिट इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है कि अब तुमने 1 मीटर को एक छोटा सा इतना सा बना दिए, है ना। अब नापने जा रहे हो, अब भैया हमको नापना है बहुत बड़ा, हमको एक कपड़ा सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, मालूम है हमको कि 2.5 मीटर जो है हमको लगभग शर्ट के लिए कपड़ा लगने वाला है। अब तुमने बना दिए इतना सा मीटर, इतना बड़ा 1 मीटर बना दिए, कब तक नापेंगे भाई? या जेब में रखे मीटर, मीटर ही ढूंढ रहे हैं जेब में, दिख नहीं रहा है मीटर, कैसे होगा काम? हो जाएगा काम क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसा है कि नाइदर स्मॉल, यानी इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि उससे हम मेजर ही नहीं कर सके, और नॉर लार्ज, इतना भी नहीं। अब पता चले तुमने 1 मीटर बराबर अच्छा लंबा बांस जितना रहता है उतना लंबा 1 मीटर बना दिया आपने, कैसा करोगे? दुकान में समा जाएगा कि कपड़े की दुकान में वो बांस? नहीं समाएगा ना। मतलब इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा बड़ा हो, है ना। छोटा सा मीटर बना देंगे तो कई घंटे लग जाएंगे 2.5 मीटर कपड़ा नापने के लिए, और बहुत बड़ा भी बना देंगे तो क्या होगा? वो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। पूरे कमरे में बांस नहीं समा रहा है, मान के चलो उतना बड़ा मीटर बना दिए, ये भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। 7 आपके पास में है
क्लाइमेट चेंज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, है ना। क्लाइमेट चेंज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वैसे मान के चलो क्लाइमेट चेंज, या इसको हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए एक वर्ड यूज हम कर सकते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बदलने पर, फिजिकल स्टेट नहीं बदलनी चाहिए, इसकी कहने का मतलब यह है। जैसे मान के चलो आपके पास में जैसे दुकान वाला है ना, शॉपकीपर है, अब उसने क्या किया 1 किलोग्राम का बाट लिया, ठीक है। अब 1 किलोग्राम का क्या किया उन्होंने, बाट लिया। अब उसका बाट हो गया पानी में रह गया, पानी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। अब जंग लग जाएगा तो बताओ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या था, 1000 ग्राम था। अब पानी की वजह से क्या हो गया, उसको जंग लग गया तो वो कितने ग्राम का हो गया। अब वो 1 किलोग्राम लिखा तो जरूर उस पर इतना ही है, लेकिन कितना हो गया 90 ग्राम का, ठीक है। तो क्या ये बताइए कि क्या आप ऐसे लोगे क्या। अब आप शक्कर लेने चले गए तो क्या उसी बाट से ले लोगे शक्कर, नहीं लोगे ना, भाई कम दे रहा है ना वो। तो फिजिकल स्टेट उसकी बदलनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के कारण उस पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि भाई 1 किलो, भाई इसमें तो उसकी गलती ना, उसने पानी में रखा। हमको तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम ही चाहिए, ना कि 900 ग्राम चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जोशी वाले के कपड़ा लेने गए, उसका 1 मीटर का जो था उसका इतना बड़ा भाग टूट गया, अब उसके पास में 1 मीटर बराबर 90 सेंटीमीटर ही बचा हुआ है, तो क्या आप 90 सेंटीमीटर से नाप लोगे। ऐसे में तो पैंट जो है, पैंट के लिए 1.25 मीटर कपड़ा लगता है। अगर ऐसे वाले मीटर से नापेगा तो क्या होगा, 1.25 मीटर में तो आपको 1 ही मीटर आएगा, पैंट छोटी हो जाएगी, फिर तो काम खराब हो जाएगा।